तो आज हम पढ़ने लगे हैं इंटेग्योमेट्री सिस्टम ऑफ द विच इज़ चैप्टर 10 इन कैथराइन पैथोलॉजी। तो सबसे पहले जो इस इंटेग्योमेट्री सिस्टम का मतलब होता है, जो हमारे स्किन है उसके बारे में जितनी भी पढ़ाई होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस यानी स्किन के अंदर कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं और वो किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास स्किन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जिसके अंदर 15 to 20% ऑफ द बॉडी वेट जो हमारे स्किन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप हैं तो उनके लिए जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपको स्किन कंडीशंस के बारे में नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेलानोमा के बारे में आपको नहीं पता है, आपके नहीं पता कि स्किन के अलग अलग फर्दर कंडीशंस की वजह से क्या क्या अपीयरेंस होती है, तो आप माइट भी पॉसिबल आप गलत जो है वो फिजियो करवा सकते हो, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो इस वजह से हमने जो है ये पैथोलॉजी इसकी पढ़नी है। अगेन जो है उसके अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो इसके फंक्शंस जो है वो एक है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के फ्लूइड और यानी स्वेट ग्लैंड से, और शिवरिंग के थ्रू जो हमारी बॉडी उसको रेगुलेट कर रही होती है सेंसरी परसेप्शंस को, और जो है वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज की एब्जॉर्प्शन के लिए और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म के अंदर, और जो एपिडर्मल लिपिड्स होती हैं उनके भी बनने में जो ये हेल्प करा रही होती है इंटीग्रेटेड सिस्टम सही, यानी हमारी स्किन। तो बेसिकली स्किन के हमारे पास जो 3 लेयर्स आ जाती हैं, एक होती है एपिडर्मल और फिर डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो इसके आप फर्दर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आगे बुक में लिखी हुई है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, स्किन लीजन जो है वो लीजन इज़ बेसिकली द स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टमिक डिसऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो है वो स्किन के अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम लीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के लीजन्स हमारे पास देखने को आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके बारे में अभी हमने आगे फर्दर बात करनी है। ज़्यादातर जो स्किन लीजन्स होती हैं उनकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी अननोन रीज़न होता है, या मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ बॉक्स नंबर 10(1) में मौजूद है। ये सारे जो कॉजेज़ हैं जो कि हमारे पास गिवन है कि ये हमारा जो है वो स्किन लीजन की प्रॉब्लम से, ये जो स्किन लीजन है उसकी कह सकते हैं कि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बन सकते हैं। तो फिज़िकल ट्रॉमा है, बर्न हो सकता है, चाहे वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल इन्हेलेशन हो। इन्हेलेशन जो इन्हेल करते हैं उसकी वजह से भी जो बर्निंग सेंसेशन हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। इसके अलावा जो है वो कैंसरियन सेल्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल जितनी भी रेडियोथेरेपी होती है जैसे यूवी रेज़, ये सब की वजह से जो स्किन चेंजेस हो सकते हैं। नॉट इवन दैट, अगर सन की वजह से भी कुछ लोगों को स्किन सेंसिटिव होती है तो उनको एरिथमास हो जाता है, यानी हमारे पास सनबर्न हो जाता है उनके स्किन में। ठीक है, तो हमने जो फिर कह दिया कि या तो आप लीजन ऑफ द स्किन कह दो या फिर स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टमिक डिसऑर्डर कह दो। ठीक है, स्किन लीजन को जो हम लोगों ने 2 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई किया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी लीजन्स वो होते हैं जिनके अंदर जो स्किन की अपीयरेंस होती है वो चेंज होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि विजुअली यानी आपको देखने पे वो जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो नॉर्मल से हट के होते हैं, तो हमारे पास हम उनको कहते हैं प्राइमरी लीजन्स। अब वही प्राइमरी लीजन्स के अंदर कुछ और फर्दर जब चेंजेस आना शुरू हो जाती है तो हम उनको सेकेंडरी लीजन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी लीजन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मैक्यूल है, पैप्यूल है, प्लाक है, नोड्यूल, ट्यूमर, विल और वेसिकल एंड पॉस्ट्यूल। ठीक है, तो मैक्यूल और देखो मैक्यूल जो है वो एक डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन होती है सॉरी। पैप्यूल जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर से इसको जो है वो बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे फ़ोटो शो करती हूँ, जिससे आपको जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, मैक्यूल, पैप्यूल, नोड्यूल और पेस्ट्यूल, व्हील और वेसिकल। तो 2 रह गए यहाँ पर। एक हमारे पास ट्यूमर रह गया, तो ट्यूमर जो है वो जितने भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी सेल की तो हम उसको ट्यूमर कहते हैं। दूसरी एक और एक चीज़ रह गई है, वो है हमारे पास प्लाक। तो प्लाक जो है बेसिकली स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं उनकी वो जमना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाक। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैक्यूल देख लेते हैं। एक फ्लैट डिस्कलरेशन है स्किन की, उसको हमने मैक्यूल कह दिया।
पैप्यूल जो है वो उससे आगे एक के वो जो चीज़ ये जो डिस्कलर्ड एरिया है वो उभरना शुरू हो जाता है, राइज़ हो जाता है, ठीक है। और इसका साइज़ जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है। नोड्यूल के अंदर जो है वो इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। इसके अलावा स्मॉल फर्म लंप यानी कह सकते हैं गिठली मौजूद होती है स्किन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं नोड्यूल। नॉट का मतलब होता है गिरहा लगाना, तो वो इस तरह की गिठली मौजूद होती है, तो उसको हमने नोड्यूल कह दिया। अच्छा, पस्ट्यूल जो है वो उसके अंदर जो पस फिल्ड होता है, इसके नाम में आ रहा है पस्ट्यूल, तो मैंने इसको ऐसे पस्ट्यूल याद कर लिया कि अच्छा ठीक है पस्ट्यूल, इसका क्योंकि इसका नाम है पस है तो इसका मतलब एक इसके अंदर पस जो है वो फिल्ड होता है। और एक रेड बम्प स्किन के ऊपर इसकी अपीयरेंस होती है, चाहे ये जो है वो स्किन के अंदर यानी जो है वो अंदर लेवल पे मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होती है। अच्छा, व्हील जो है वो रेस्ड बम्प और ईची, इसके अंदर ख़ास बात ये हो गई कि व्हील जो है वो व्हील भी है और सॉरी राइज भी हुआ है और उसके अंदर ख़ारिश भी होती है यानी इचिंग भी होती है। वेसिकल जो है वो स्मॉल फ्लूइड फिल्ड है। और ब्लिस्टर यानी ब्लिस्टर जो है वो किसी भी प्रोटीन को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लिस्टर, ठीक है। तो स्मॉल फिल्ड यानी वो ऐसा ब्लिस्टर ऐसे प्रोटीन के एक कह सकते हैं कि एक प्रोटीन की बॉल जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, तो उसको हम वेसिकल कहते हैं, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर एंड कमिंग बैक टू द चैप्टर दैट वी आर स्टडी। कहाँ चला गया, मुझे लग रहा है इसको दोबारा से खोलते हैं हम लोग। पेज नंबर 503। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो हम कहाँ आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी बातें समझ में आ गई, पॉजिटिव वेसिकल्स क्या सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर मैं इस प्राइमरी रीजन के अंदर मैंने कहा कि चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं तो हम उनको सेकेंडरी रीजन कहते हैं। इसमें होता है कि स्केल यानी जो ड्राई स्किन होती है या अपर जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो बहुत सख्त हो जाती है, वो बहुत ड्राई हो जाती है, क्रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन वही बात लिखी हुई है। स्केल जैसे कि आपने देखा होगा कि मछलियों के ऊपर जो उसके स्केल्स होते हैं वही उस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्किन थिकनिंग यानी स्किन जो है वो हमारे पास ड्राई होने के अलावा थिक भी हो रही। इरोजन्स जो है वो हमारे पास देखने को मिल जाते हैं रैशेस के अंदर। अल्सर किसी भी तरह के ज़ख़म को हम अल्सर कहते हैं। स्कार्स यानी निशान जो भी डिस्कलरेशन होती है। एक्सोरिएशंस जो होती हैं वो बेसिकली एक्सोरिएशंस की वाज़ा तौर पे जो है वो रेड कलर नज़र आना, बेसिकली ये हमारे पास ब्रेक आउट ऑफ स्किन है डायरेक्ट, ठीक है। फिजर्स जो है वो स्किन का फट जाना, जैसे एड़ियाँ फट जाती हैं। एट्रोफी मसल मास जो है वो कम हो जाना यानी सेल का साइज़ कम हो जाना, ठीक। तो ये सारी जो है वो सेकेंडरी लीजन्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं और ये जो है वो रिज़ल्ट हो सकती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक है स्क्रैचिंग, रबिंग है, मेडिकेशंस हैं, या फिर जो एक डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से भी, या फिर हीलिंग के प्रोसेस में भी आपको स्कारिंग वगैरह देखने को मिलती है। अच्छा, बर्थ मार्क जो है वो कॉमनली कॉज्ड बाय नीवस। नीवस बेसिकली जो है वो जितनी भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ होती हैं उनको जो हम कहते हैं ड्यूरिंग बर्थ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से जो नीवस की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनकी जो वो आउटग्रोथ हो जाती है। यानी बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पिगमेंटेड सेल्स होते हैं हमारे पास, ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फ वेसल्स हैं, इनकी जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हम जो है वो कहते हैं उसको बर्थ मार्क, ठीक है। बर्थ मार्क को जो है वो बहुत सारे लोग रिमूव भी करवा देते हैं थ्रू सर्जरी। तो इसके अंदर जो है वो कुछ बर्थ मार्क की जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पिगमेंटेड सेल की जो बर्थ मार्क बनता है वो मंगोलियन स्पॉट हो सकता है, कैफ़े ओ लाई, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैफ़े ओ ले है, नॉट लाइट स्पॉट, यानी इसके अंदर जो कॉफ़ी के कलर की जो कॉफ़ी का कलर होता है बेसिकली ब्राउन, डार्क ब्राउन, उस तरह के स्पॉट जो बॉडी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। मंगोलियन स्पॉट के अंदर भी जो है वो हमारे पास
काले काले जो वो स्पॉट नज़र आ रहे थे। वेस्कुलर जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होती है या प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो हमारे पास बर्थ मार्क देखने को आता है वो पोर्ट वाइन स्टेन, स्ट्रॉबेरी जो है वो हेमेंजियोमा। इसके अंदर जो है वो बेसिकली डार्क पिंक कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं। सही है। एपिडर्मल में ये सेबेशियस ग्लैंड वाला, यानी इसके अंदर जो है वो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है और ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू के जुवेनाइल इलास्टोमा या कॉलेजनोमा है, तो ये बेसिकली बेनाइन ट्यूमर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो है वो कह रहे हैं कि बर्थ मार्क को इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो हम उसको रहने देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि अगर जो है हमारे पास कैफेओले स्पॉट्स जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनकी लेंथ है और जो है वो जो बॉडी है उसमें 6 से ज़्यादा जगहों पर मौजूद है, तो ये जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है मेडिकल, बिकॉज़ ये जो है वो डायग्नोसिस करवा सकता है न्यूरोफिब्रोमेटोसिस एंड एल्बराइट सिंड्रोम। तो ये न्यूरोफिब्रोमेटोसिस जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एल्ब्राइट सिंड्रोम के अंदर जो है वो एक ब्लैक कलरेशन स्किन के ऊपर देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा जो अपोजिट साइड होता है या जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ कर होती है उनकी, यानी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। तो इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, मंगोलियन स्पॉट जो होते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर के मॉक्यूल्स या डिस्कलरेशन जो पिगमेंटेशन हमने बात अभी पढ़ी वही है। अच्छा, जिसको जो है हम ईज़िली जो है वो रिमूव भी करवा सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास बात नहीं थी। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्किन है, स्किन डिजीज़ है। तो स्किन डिजीज़ के अंदर जो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होती है या जो निशानदही नज़र आती है वो होती है इचिंग, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो पेरोराइटिस कहते हैं। पेरोराइटिस जो है स्किन इचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी बातें नॉर्मल है कि जितने भी स्किन रीजन्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी स्किन ड्राइनेस हो सकती है, जैसे ज़ीरोसिस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ज़ीरोसिस बेसिकली स्किन ड्राइनेस। ठीक है, तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है पेरोराइटिस का। और जो है वो जितने भी स्किन कंडीशंस होती हैं उनमें मेजरली हमारे पास ये साइन देखने को आ रहा होता है, यानी देखने में मिलता है पेरोराइटिस का। इसके अलावा कुछ क्रॉनिकल इलनेस भी हो सकती हैं, सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होती हैं जिसकी वजह से पेरोराइटिस होता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, हाइपरथायरॉयडिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का इशू हो जाता है तो उसमें भी खारिश जो है वो मिलती है। अच्छा, यूर्टिसेरिया जो है वो मोस्ट कॉमनली नोन एज हाइव और फिर रिएक्शन ऑन द स्किन मार्क अपीयर ऑन द स्मूथ स्लाइटली एलिवेटेड पैचेस। इसकी भी पिक्चर है मेरे पास, तो लेट्स गो। बस ये दोबारा सा गायब ना हो जाए। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ यूर्टिसेरिया। ठीक है, तो बेसिकली यूर्टिसेरिया के बारे में हमने बात कर ली कि एक उभराव महसूस होता है, स्किन उभर जाती है, ये इसकी कोई भी जो है वो रिएक्शन जो है एलर्जिक हो सकता है। इसके अलावा इसमें बात ख़ास ये है कि ये जो है वो 2 से ज़्यादा दिन तक जो है वो लास्ट नहीं करता। हाँ, अगर ये क्रॉनिक इलनेस में आ रहा है तो ये 3 हफ्ते जो है वो रह सकता है, इससे ज़्यादा ये इसकी ड्यूरेशन नहीं होती रहने की। ठीक है, इसके अलावा जो ये वो ओल्डर पीपल्स के अंदर जो वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। रैश इज़ बेसिकली, अच्छा, रैश जो है वो एक इरप्शन ऑफ द स्किन है, यानी रैश के अंदर जो हमारे पास स्किन के ऊपरी जो तह होती है वो ख़त्म हो जाती है या वो मिट जाती है। तो बिल्कुल स्किन के जो हमारा स्क्वामोस सेल है उसके नीचे वाली जो एरिया होता है ना वो हमें दिख रहा होता है। तो ये रैश जो है वो इस वजह से सिम्टम में आता है कि बहुत सारी स्किन कंडीशंस प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं जिसके साइन में जो है वो रैश आ जाता है। ठीक है, रैश हमें देखने को मिल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन हमारे पास रैशेस की एग्जांपल है यहाँ पर कि वो डायपर रैश है और ड्रग रैश हो सकता है, हीट रैश, बटरफ्लाई रैश जो बेसिकली मुंह के यानी जो फेस है उस पर जो है वो दोनों गालों पर जो है वो एक बटरफ्लाई टाइप का शेप बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई रैश। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है वो बेसिकली
रैश को ही कहा गया है, ठीक है। रैश अपीयरिंग इन द ब्रेस्ट, यानी जो ब्रेस्ट रीजन है वहाँ पर रैश की अपीयरेंस हो जाती है स्पेशली। अच्छा, रैश की जो ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो हमारे पास रैश देखने को मिल रहा होता है, तो ऐसा ऑल्सो कंसिडर एज ए सिम्टम। सो इसके अंदर बात लिखी हुई कि जो एरियोला जो एक रीजन होता है निपल से जस्ट बिफोर, और यानी कलर उसका अलग होता है ब्रेस्ट से, ठीक है। तो एरियोला और निपल के अंदर जो है वो हमारे पास रैश नज़र आता है। उससे जो है वो उसके सिम्टम में ईचिंग हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशंस आ सकती हैं, जो कि एक साइन भी होता है पिजेट्स डिजीज़ ऑफ निपल का। यानी पिजेट डिजीज़ जो है वो एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर डिसकलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती हैं, जो कि एक कैंसर फॉर्म का जो है, यानी कैंसर ब्रेस्ट कैंसर की फॉर्म भी है, ठीक है। अच्छा, ब्लिस्टर्स जो है वो वेसिकल और ब्यूला इसको कहते हैं। ब्लिस्टर मैंने बात की थी कि अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक बात लिखी हुई है हर्पीस सिम्प्लेक्स या इम्पेडिगो, ठीक है। तो इस पर अभी इसको समझाने के लिए मैं जो है वो यानी इसके ज़रिए मैं ब्लिस्टर को समझाती हूँ, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हर्पीस जो है वो छोटे छोटे हमारे पास स्किन के अंदर इरोजन्स, या कह सकते हैं कि छोटे छोटे दाने और वो फट जाते हैं और वो थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उसको हम कहते हैं हर्पीस। और ब्लिस्टर की फॉर्मेशन जो है इसके अंदर देखने को आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो जितने भी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ आकर के जो इन्फेक्टेंट है उस, यानी जो बॉडी के अपने ही प्रोटीन्स हैं उनको जोड़ना शुरू कर देती हैं। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक मिल जाते हैं साथ में, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लिस्टर, ठीक है। तो इस वजह से जो इसको ब्लिस्टर की हेडिंग के अंदर लिखा हुआ गया है, ठीक। इम्पेटिगो जो है वो एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास स्किन इरिटेशन होती है। अच्छा, यहाँ पर जो लोकल इंजरी ऑफ द स्किन जो है वो बर्न है, स्कीमिया है। स्कीमिया जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सेल डेथ होना शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं प्रेशर डर्मेटाइटिस है, यानी जो स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाना प्रेशर पड़ने की वजह से। द ड्रग इंड्यूस, यानी कुछ कुछ स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो अगर जब कोई ड्रग इंड्यूस करवाई जाती है तो उसकी वजह से उनके अंदर इरिटेशन वगैरह कॉज हो जाती है, ठीक है। ब्लिस्टर एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग न्यूप्लाज्म कॉल्ड पैरान्यूप्लास्टिक पैम्पिगस, ठीक है। अच्छा, ब्लिस्टर को जो है वो हम जो है वो न्यूप्लाज्म के अंदर एक कंसिडर करते हैं कि अगर कहीं पे गिटली वगैरह होती है तो हम उसको एक बायोप्सी उसकी ज़रूर करवाई जाती है ताकि पता चल जाए कि ये कैंसरियस तो नहीं है। न्यूप्लाज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ सेल, और इसको जो है वो हमने कह दिया पैरान्यूप्लास्टिक पैम्पिगस, यानी पैम्पिगस जो है वो बेसिकली जितने भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। पैरान्यूप्लास्टिक जो कैंसरियस सेल्स है वो, ठीक है। और ये जो है वो इसको कंसीडर भी कर सकते हैं कि ये मैलिग्नेंसी की साइन हो सकता है, ठीक है। ज़ियोडर्मा जैसे अभी वहाँ ऊपर ज़ीरोसिस पढ़ा था हम लोगों ने कि ड्राई स्किन, तो ज़ियोडर्मा जो है वो बेसिकली ड्राई स्किन हो जाती है जिसकी वजह से इटियोसिस और एक्सेसिव ड्राइनेस जो मैंने अभी बात की उसकी वजह से जो हमारे पास स्किन कलर डिसकलरेशन, रफ स्किन, या फिर स्किन के अंदर ईचिंग सेंसेशंस, ये स्केली स्किन हो जाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मेजरली जो वो इनकी इंसेंचुएटेड, यानी जो एक वजूहात है वो ये है कि आपने स्किन क्लेंज़र वगैरह का इस्तेमाल किया, सोप, डिसइंफेक्टेंट्स या सॉल्वेंट जो कि ड्राई क्लाइमेट के लिए बने हुए होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया है, या फिर उसकी वजह से जो हमारे पास ज़ीरोडर्मा नज़र आता है, ठीक है। अदर सिम्टम्स आर यूजुअली अच्छा, जितने भी साइन और सिम्टम्स दूसरे स्किन लीजन्स के हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास कोई भी स्पॉट हो सकता है, मोल्स हैं, सिस्ट हैं, फिब्रोमास हैं, नोड्यूल, सॉइलिंग चेंज, और जो नील बेड है, ये नाखून के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं नील बेड। तो ये हमें जो है उनके अंदर चेंजेस नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है पेज नंबर 257 तक, और हमने आगे इसको कंटिन्यू करना है एजिंग एंड द इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, ठीक है।
अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले जो है मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी ये जो 3 लेयर्स हैं स्किन के उसके ऊपर। तो शॉर्ट सा ओवरव्यू करेंगे हम लोग कि ऊपर वाली जो स्किन होती है हमारे पास एपिडर्मिस, तो उसके अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, यानी जो ब्लड सप्लाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो बेसल सेल से, लैंगियन सेल से और स्क्वामस सेल से जो बना हुआ होता है। इसके अलावा मेन फंक्शन इसका ये होता है कि प्रोटेक्शन देता है और बैरियर प्रोवाइड करता है, केमिकल लॉस, फ्लूइड लॉस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को जो वो प्रमोट कर रहा होता है एपिडर्मिस। इसके अलावा जो है वो केराटिन जो होती है उसके सिंथेसिस में हेल्प करा रहा होता है। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी ये हेल्प कराता है, क्योंकि एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा डर्मिस जो है वो सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर होने के साथ साथ इसके अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोलेजन है और रेटिकुलम इलास्टिन है, फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, और इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो हमारे पास लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, वेसल्स होती हैं ब्लड, और नर्व वेसल्स होती हैं। तो इसके अंदर जो वो मैक्रोफेजेस से हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस होता है उसको भी ये प्रमोट करता है, फैगोसाइटोसिस करवा रहा होता है, कोलेजन सिंथेसिस होती है, फिब्रोब्लास्ट है इसके अंदर। इसके अलावा मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज़ करवा रहे होते हैं, वेजोडाइलेशन वगैरह करवा रहा होता है। लिम्फेटिक ग्लैंड के अंदर जो है वो माइक्रोब्स और एक्सेसिव जितने भी जो इम्यून सिस्टम है उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म और थर्मो रेगुलेशन करवाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और सेंसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो जितनी भी है उसको भी कैरी करता है थ्रू नर्व फाइबर्स। अच्छा, डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर जो वो ज़्यादातर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ से जो बना होता है। ठीक है, बुक में जो ये डिफरेंट इस तरह से करके लिखा हुआ है तो इसको समझाना ज़रा जो है वो समझाना तो ईजी है, हर समझना मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसको कंप्राइज़ करके हाइपोडर्मिस कह दिया। सही है, या फिर आप इसको दूसरा नाम है सबकुटेनियस डर्मिस। ठीक है, सॉरी, सबकुटेनियस टिश्यू ही है इसका नाम, और दूसरा नाम जो है उसका तो हाइपोडर्मिस है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है वो एक्राइन, अब देखो ग्लैंड का मतलब है कि इसके अंदर से जो हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो है वो सेबेशियस ग्लैंड हो गया, नेल्स, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो एंडोक्राइन और एपोक्राइन जिसमें सॉइड ग्लैंड्स वगैरह जो आ जाते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इसका मेन काम जो है वो हमारे पास बॉडी के एनर्जी स्टोरेज, बैलेंस, ट्रॉमा एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर हेयर ग्रोथ और जो है वो थर्मो रेगुलेशन की परस्पायरेशन, यानी हार्मोन्स की सिक्रेशन और किस तरह से बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है, वो हमारे पास तीसरे लेवल पे आती है, क्योंकि हार्मोन्स की रेगुलेशन इस लेयर में हो रही होती है इन शॉर्ट। ठीक है, सो आई होप दिस विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, सो प्लीज़ like and subscribe my channel.